तो आज पार्ट 3 में क्लास 10 साइंस हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की। कल हमने बात की थी करंट की। आज का जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी का ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए ये टॉपिक क्योंकि ये आप पहली बार शब्द सुनने सुनने वाले हो। पहला शब्द है पोटेंशियल। बचपन से सुनते आ रहे हो आप इसको, इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत आगे जाके जाएगा, इसमें पोटेंशियल है ही नहीं। मतलब जितने भी बदतमीज रिश्तेदार आते हैं घर पे जाके यही बकवास करते हैं। खुद को उनको चाहे एक अक्षर ना आता हो पर दूसरे बच्चे की जिंदगी हराम करके जरूर जाएंगे कि ला तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं आता है। तो पोटेंशियल इन एक्चुअल मीनिंग व्हाट इज अ पोटेंशियल। ठीक है। अब मैं यहाँ शब्द लगा रहा हूँ क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो हम यहाँ लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point in the vicinity of electric field. In the vicinity of electric, मान लो आपके पास एक एरिया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो ये सिस्टम हो गया। इसके बाहर जो भी चीज है वो इन्फिनिटी पर है, ये उसकी बाउंड्री होगी। अब मैं यहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को खींच के लाता हूं और यहां जाके रख देता हूं और इस पॉइंट को बोलता हूं ए। तो यहाँ जो वर्क मुझे इसको यहां से यहां तक लाने में लगा उसको मैं पोटेंशियल बोलूंगा ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए। यहां तक बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट थिंग है पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके अगली कहानी इसका पोस्टमार्टम करेंगे इसके बाद। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a unit positive charge from one point to other in the vicinity of इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब ये बाहर से नहीं मूव करेगा, अब उसी विसिनिटी के अंदर, विसिनिटी मतलब होता है एरिया, विसिनिटी का मतलब है एरिया। तो मान लो ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो अब मैंने इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लेकर गया। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी टू ए विल बी इक्वल टू बी बी माइनस बी, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन जो क्लास 10 में आपको दी जाती है वो क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट चार्ज पे, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसी पॉइंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be equal to electric potential energy divided by charge, डिवाइडेड बाय चार्ज। हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ठीक है।
अब सवाल ये है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। कॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉज क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको आप समझने के लिए हमको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लेनी। आप पानी हाइट पर रखोगे, अगर वाटर रखोगे तो ऑब्वियसली वो नीचे को जाएगा, यस और नो, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की, ठीक है। पानी ले लो और भी कोई चीज ले लो आप, जैसे मार्बल्स है, मार्बल को आप हाइट पे रखोगे तो वो अपने आप नीचे को जाएगा। ऐसे ही आप टायर है, टायर को हाइट पे रखोगे तो वो अपने आप नीचे को गिरता हुआ, लुढ़कता हुआ, रोलिंग होता हुआ चलता चले जाएगा। तो वो एक कॉज हम ले सकते हैं कि मदर नेचर जो है वो इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करती, क्या करती है, इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करती है। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे देखते हैं कि मान लो ये मेरे पास ए पॉइंट है, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और एक पॉइंट बी है, यहाँ इलेक्ट्रिक पॉइंट कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और इस तरफ कम हो जाएगी। तो नेचर क्या करती है, वो कभी भी किसी को बहुत ऊपर नहीं रखती, वो हर बार बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। तो वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को बोलेगी तुम इधर से इस तरफ को मूव कर दो। दैट इज अ कॉज ऑफ when the charge at one point is much greater than the charge at other। जब एक तरफ बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाए और दूसरी तरफ कम हो तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। हमें पता है कि एनर्जी को हम वर्क भी बोलते हैं, कि हमने अमाउंट ऑफ वर्क लिखा था। तो द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, ठीक है। सो व्हाट इज वी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन चार्ज, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन चार्ज। सो व्हाट इज वर्क, वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। आप सारा मत याद रखो, इतना याद रखो, फिर आप उसको मूव कर सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। नाउ यूनिट्स ऑफ वोल्ट, यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल, तो यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ सिर्फ, दैट इज इक्वल टू वोल्ट इन द नेम ऑफ वोल्टा, अलेक्जेंडर द वोल्टा, एल्सेंड्रो द वोल्टा, हर बार इसका नाम गलत प्रोनाउंस करता हूँ, एल्सेंड्रो द वोल्टा, ठीक है, जिसने उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स और एक्सपेरिमेंट्स किए। हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसी में, अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ गई, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि जब एक तरफ के एनर्जी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर जाती है। ऐसे ही आपने एक और जगह देखा जो आजकल देख रहे होंगे आप, बिजली का गिरना बारिशों के टाइम पर, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट कर जाता है बादलों में बहुत ज्यादा, और जब वो बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करता है तो मदर नेचर बोलती है नहीं, यू हैव टू बी गेट बैलेंस, तो नीचे की तरफ वो फ्लो करता है, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो पर रखा जाता है, इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, 1 वोल्ट is equal to joule per coulomb. Why? Because joule is the unit of energy or work, ठीक है, एनर्जी और वर्क। सो यही कॉज है करंट का भी। जब देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एट टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के दो एंड्स पे जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो वहां इलेक्ट्रॉन स्टार्ट और द चार्ज स्टार्ट फ्लोज
फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, वो एक तरफ से दूसरी तरफ को जाना शुरू कर देते हैं। और बैलेंस, जब तक वो बैलेंस नहीं होता है, चार्ज फ्लो करता ही रहता है वो। गॉट इट? ठीक है, यही होता है। जैसे किसी के एक के पास अगर मान लो पैसा इकट्ठा हो गया बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो खर्च ही करेगा ना, वो देना शुरू कर देगा। तो यहाँ हमारे पास ये हो गया। अब मैं आपको जो सेकंड करा रहा हूँ पार्ट, पेज 4, अब क्लास 10, अब हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स और कंपोनेंट्स की। तो पहले सर्किट की बात करें, तो व्हाट डू वी मीन बाय सर्किट? बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज सर्किट? तो इट इज अ पाथ, it is a path through which the current flows. Current, it is a path through which the current flows. Got it? अब सिंबल्स हैं, जैसे मानो एक स्ट्रेट लाइन लगी है, तो इसको हम बोलेंगे कनेक्टिंग वायर्स। इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर्स। यही सर्किट होता है, यही सर्किट होता है। ठीक है। सेकंड इज, मान लो ये लाइन है और यहाँ ऐसे हो गया, तो इट इज अ जॉइनिंग वायर्स। दिस इज व्हाट? जॉइनिंग वायर्स। अब यहाँ एक और ले लेते हैं, मान लो ये स्टेट है और यहाँ से एक मार के यूं ऐसे जा रही है। ठीक है। सो व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज? इट विल बी कॉल्ड वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन। ठीक है। देन हम यहाँ तक ही करेंगे अभी, इसके बाद की कहानी नहीं है। उससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो है ओम्स लॉ के बाद आती है। क्या आती है आफ्टर ओम्स लॉ? तो हरिओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ये बेस है ओम्स लॉ, इसका पूरी इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि इफ, स्टेटमेंट देखते हैं इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? इफ द फिजिकल कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखना पड़ेगा आपको, जब एग्जाम में गलती से आ जाए वहां मार्क्स काटे जा सकते हैं। इफ द फिजिकल कंडीशंस, अब फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी है? टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा ऑफ अ कंडक्टर, of a conductor are kept unchanged, are kept unchanged. The current flowing through it is directly proportional to, directly proportional to the potential difference across the ends, across its end. अब इसको बड़े ध्यान से समझना है। वो क्या कह रहे हैं कि the current is flowing, the current flowing through the conductor is directly proportional to potential। मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जितना ज्यादा हम पोटेंशियल क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। ठीक है। सो हुआ क्या, वैसे तो ये ऐसे लिखा जाता था, पर जब कुछ मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो इस लॉ को ऐसे लिख दिया गया, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हालांकि ये चीज गलत है, टेक्निक ये गलत है। क्यों? क्योंकि कॉज पोटेंशियल है, तो कॉज के ऊपर डिपेंड करेगा ना करंट। ठीक है। ठीक है, गॉट इट? अब उन्होंने इसको आगे बोला कि V विल बी इक्वल टू I इंटू आर। अब यहां से कहानी शुरू होती है, वेर R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
व्हाई इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बिकॉज ये कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कांस्टेंट्स होते हैं इनको हम एक मतलब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं, फिर मैथमेटिकली इसकी वैल्यूज निकाली जाती है। क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली इनकी वैल्यूज निकाली जाती हैं। तो यहाँ आर इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज रेजिस्टेंस, नोन एज रेजिस्टेंस, उसको क्या नाम दिया गया, रेजिस्टेंस। अब फिजिकल देखो, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हर चीज का एक डेफिनेशन है, तो रेजिस्टेंस की भी एक डेफिनेशन होगी और फिजिकल इंपॉर्टेंस भी होगी, और वो फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है रेजिस्टेंस की, दैट रेजिस्टेंस is an obstacle offered by material in the flow of current, in the flow of करंट के फ्लो में जो ऑब्स्टेकल। अभी सवाल ये कि ऑब्स्टेकल कहां से आ गया ये, तो हम इसको जरा माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे लेते हैं। ये मान लो एक कंडक्टर था, अब इलेक्ट्रॉन मूव, करंट कैसे फ्लो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और ऐसे ऐसे करके एनर्जी पास आउट हो जाएगी। ठीक है, अर्लियर तो एनर्जी नॉर्मल थी, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पहले तो आवारागर्द थे, कोई इधर भागा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। द मोमेंट वी अप्लाई द, जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सारे अपने आप को अलाइन कर देंगे, एक ही लाइन में हो जाएंगे। अलाइन होने के बाद वो एक दूसरे को पुश करेंगे, जिसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करे आगे को जाने के लिए। तो होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, दूसरा दूसरे से, और एनर्जी चली जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने कभी देखा, मान लो फुटबॉल को फुटबॉल से मारो तो फुटबॉल दोनों अरे बड़े दौड़ रहे होते हैं, लेकिन अगर वही फुटबॉल को दीवार पे मारो तो क्या होगा, फुटबॉल वापस आ जाएगा। इट मीन यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ ये जो मटेरियल ऑफ वायर है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ है ना मॉलिक्यूल्स, उसी से तो बना है। अब इनके बीच में छोटा छोटा पाथ है जहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो कई बार जरूरी नहीं कि हर बार इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से टकराए। समटाइम्स दीज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद द एटम आल्सो। अब इलेक्ट्रॉन और एटम के साइज में जमीन आसमान का फर्क है, वो इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब आप ये आइडिया लिख लो कि अगर आप एक बहुत बड़ा ग्राउंड लो और उसके बिल्कुल सेंटर पे एक मार्बल रख लो, तो वो जो ग्राउंड है वो एटम है, और जो वो मार्बल है वो एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉन है। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एटम को, पर इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, जो एनर्जी उसने देनी थी किसको, दूसरे इलेक्ट्रॉन को। अब क्या हुआ, वो उसको ना मिलकर इससे टकराया एटम से, और उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी। जैसे कि एक स्विगी स्विगी वाला आपके लिए खाना लेकर आ रहा है, और बेचारा गलती से, भगवान ना करे, उसके रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, तो खाना आपके तक नहीं पहुंचा और खाना हो गया वेस्ट। तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और एटम की वजह से, ड्यू टू द मटेरियल ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई, यहां तक बात समझ आ गई कि रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस तो बोलते हैं ओम, तो बोलते हैं ओम, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये आपने किंग कोबरा सांप के पीछे भी देखा होगा, फन के ऊपर ये वाला सीन देखा कभी, मूवीज में देखना है, एक्चुअल प्रैक्टिस में तो हम सभी डर जाते हैं भाई, मैं तो बहुत डरता हूँ। ये आस्तीन के सांप बहुत पाले मैंने जिंदगी में, मैं बहुत डरता हूँ, धोखेबाज बहुत पाले हैं मैंने। ठीक है, बात समझ आ गई, ओम, दैट इज ओम। यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हम फिजिकली कैसे शो करते हैं, सॉरी उसमें सर्किट में, उसका साइन ये होता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड। इसीलिए मैं सर्किट डायग्राम पढ़ाते, सर्किट्स बताते बताते, इक्विपमेंट्स बताते बताते रुक गया था, क्योंकि पहले आपको रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, तभी मैं आगे रेजिस्टर्स, रियोस्टैट्स और रेजिस्टेंस बॉक्सेस उनको समझाता था, या फिलामेंट को समझाता। तो यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को, इज इट क्लियर। तो आज का टॉपिक हम यही थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, हम आज का टॉपिक हम यही रोकेंगे। आज जो आपने असाइनमेंट्स करनी है, आज आपने इसके रेजिस्टेंस के ऊपर रिसर्च करनी है। सब लोग अपने अपने घरों पे बैठे हैं, रिसर्च करनी है रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। आपके पास नेट है, सब कुछ है, आप उसका
एनिमेटेड वर्जन देख सकते हैं। मैं यहाँ भी दिखा सकता था पर नेट नहीं है मेरे पास, ये तो मैं आपको यहीं शेयर करके स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, कल हम कोशिश करेंगे मैं इसको डाउनलोड करूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।